So yesterday we discussed about two systems of determination of foreign exchange rate. One fixed exchange rate, another flexible exchange rate. Okay. So flexible exchange rate, which is currently through which the rate of exchange is determined. It means here the rate of exchange is determined, or the price of one currency in terms of another currency is determined or is dependent upon the market forces, that is forces of demand and supply. So कोई भी करेंसी है उसका रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि उसका प्राइस दूसरी कंट्री की में कैसे डिटरमिन होता है, ये डिपेंड करता है उस फॉरेन करेंसी की डिमांड और उस फॉरेन करेंसी की सप्लाई के ऊपर. फॉर एग्जांपल इन इंडिया we want to know the rate of exchange, how rate of exchange is determined of dollar. डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रुपीस क्या है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डॉलर की मार्केट है यानी ये डॉलर का डिमांड और डॉलर की सप्लाई. दिस वी विल टेक ऑन एक्स एक्सिस एंड हियर द प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस ऑफ डॉलर और रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी टेकन ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की एग्जांपल हमने कौन सी ली, डॉलर ली. तो डॉलर का प्राइस या डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होगा वो हम देखेंगे. इसके लिए हमें चाहिए डॉलर का डिमांड कर्व. जिस तरह से कमोडिटी का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इन द सेम वे डॉलर का डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप होता है. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग इसकी डिमांड कम कर देंगे, डॉलर का प्राइस कम होगा तो लोग इसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे. सो डॉलर ऑफ डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. ऑन द अदर हैंड जो सप्लाई है डॉलर की वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है. डॉलर का जो सप्लाई कर्व है इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, implying as the rate of exchange rises, supply of dollar also rises. जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में होता है, मैंने कल भी कहा कि आलू प्याज का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी. लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है ना, हाई प्राइस पे सेलर हमेशा ज्यादा बेचना चाहता है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी. रेट ऑफ एक्सचेंज वहां पे डिटरमिन होता है जहां पे डॉलर की डिमांड डॉलर की सप्लाई के बराबर हो जाती है. Here where the two curves intersect each other, at this point demand for dollar will be equal to supply of dollar. ठीक है, this is equilibrium. Corresponding to equilibrium, OR would be the rate of exchange and OM will be the quantity of dollar demanded and quantity of dollar supplied. ठीक है, so OR, let us say OR is $1 equals 70 rupees. $1 equals 70 rupees. So as the demand and supply keeps on fluctuating, therefore rate of exchange also keeps on fluctuating. अगर डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज इफेक्ट होगा. सिमिलरली अगर सप्लाई में चेंज आएगा, सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो भी रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंज आएगा. ठीक है, थर्ड हमारा जो सिस्टम है वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग. लेकिन उसके लिए आपको एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जानना जरूरी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले appreciation of foreign exchange. There are two terms. One is, write down bete, appreciation, currency appreciation and currency depreciation. What is the meaning of currency depreciation or depreciation of currency? Depreciation of currency, depreciation का मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू. कोई भी चीज डेप्रिशिएट करती है इसका मतलब उसकी वैल्यू
फॉल हो रही है, यही बात होती है ना बेटे। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन वैल्यू, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन वैल्यू। करेंसी की डेप्रिसिएशन है तो फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी। अब करेंसी की वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। आप कहते हो मेरी कार डेप्रिशिएट हो गई, यानी पहले इसकी वैल्यू 10 लाख थी, आज 8 लाख रह गई। ये जो डेप्रिसिएशन है ये रुपीस की टर्म में हुई, क्योंकि कार की वैल्यू आप किस में मेजर कर रहे हो? रुपीस की टर्म में मेजर कर रहे हो। लेकिन करेंसी की वैल्यू किस में मेजर कर रहे हो? एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम करेंसी की बात, डेप्रिसिएशन बात करें तो इसका मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, ठीक है। सो लेट अस से $1 इज इक्वल टू ₹70, ठीक है। $1 becomes equal to ₹75. Has depreciation taken place of rupee? This implies depreciation of rupee. वो कैसे? जब $1 का था तो ₹1 की वैल्यू क्या थी? 1/70 अब डॉलर कितने का है? तो रुपी की वैल्यू क्या हो गई? 1/75 यानी रुपी की वैल्यू कम हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या हुई है? किसकी डेप्रिसिएशन हुई है? डोमेस्टिक करेंसी की। हमारे इंडिया में डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? रुपी, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency. What about dollar here? $1.70 का था, $1.75 का हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू बढ़ी है तो इसको क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। किसकी एप्रिसिएशन हुई? डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। सो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी मींस राइज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो इससे आपको एक बात पता चलनी चाहिए बेटे, अगर एक वैल्यू की, एक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की कम होती है। अभी आपने कहा मैम यहाँ पे रुपी की क्या हुई है? डेप्रिसिएशन। साथ ही साथ क्या बोला? डॉलर की क्या हुई है? एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी इंप्लाइज द एप्रिसिएशन ऑफ अनदर करेंसी। यहाँ पे रुपी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लेकिन डॉलर की परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ रुपी बढ़ गई, ठीक है। तो डेफिनेशन बेटे लर्न करने का कोई फंडा है ही नहीं है। जिसकी उसने आपसे मीनिंग पूछा, उसने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर टर्म आई डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? फॉल इन वैल्यू। इसकी जगह क्या लिख दिया? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और अगर उसने पूछा एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, rise in the value of foreign currency in terms of domestic currency, ठीक है। So depreciation of domestic currency implies appreciation of foreign currency. Yes. So MCQ कैसे बन सकता है? $1 was priced as at ₹70. Now $1 is priced at ₹75. It implies depreciation of domestic currency, appreciation of domestic currency, depreciation of or appreciation of foreign currency,
both appreciation of foreign currency as well as depreciation of domestic currency. Both appreciation of foreign currency and depreciation of domestic currency. Clear? So currency depreciation और currency appreciation. लेकिन किसकी depreciation पता चली आपको? Depreciation of domestic currency. अभी हम बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बारे में. अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर सकती है तो वो एप्रिशिएट भी तो कर सकती है या नहीं? तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंप्लाइज, बोलो, राइज इन वैल्यू ऑफ, इन टर्म्स ऑफ. तो एग्जाम्पल, $1.70 का है, रुपी एप्रिशिएट किया, तो कोई भी एक फिगर दे दो मेरे को. $1 इक्वल्स ₹65. कैसे? यहां पे रुपी की वैल्यू क्या थी? $1/70. नाउ इट इज $1/65. यानी अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है. राइट? अर्लियर with 1 rupee you could buy 70th part of the dollar. Now you can buy 65th part of the dollar. ठीक है? And it also implies depreciation of foreign currency. देखो, डॉलर की वैल्यू पहले क्या थी, अब कितनी रह गई? 65, which means डॉलर की वैल्यू कम हो गई है. तो इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी? डेप्रिसिएशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. क्लियर है? नाउ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू मार्केट फोर्सेस. इट टेक्स प्लेस थ्रू मार्केट फोर्सेस. देखो, जैसे हमने देखा था, अगर यहाँ में है नहीं आपके सिलेबस में, सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ. डिमांड बढ़ गई डॉलर की, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई, स्टूडेंट्स ने यूएस में जाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली टिकट खरीदने के लिए वो डॉलर चाहिए, डॉलर की डिमांड बढ़ गई. इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. क्या ये डिमांड इसलिए बढ़ी कि डॉलर का प्राइस कम हुआ है? नहीं, ये इसलिए बढ़ी क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया है और उनको अब टिकट के लिए डॉलर की जरूरत है, फीस के लिए डॉलर की जरूरत है. तो सेम प्राइस पे डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. यस, दिस डिमांड कर्व विल इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व एट दिस पॉइंट. अब नया इक्विलिब्रियम यहां पर आ गया है ना. अब देखो, ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हुआ, OR1 पहले कितना था? OR पे डॉलर कितना था? 70. अब कितना हो गया? OR1, यानी $1 इक्वल टू से 75 रुपीज. डॉलर एप्रिशिएट हो गया, रुपी डेप्रिशिएट हो गया. आप याद करो माइक्रो में लास्ट चैप्टर, मार्केट का रूल है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है. Isn't it? तो यहां पर क्या हुआ? डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर का प्राइस भी बढ़ जाएगा. जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उसका प्राइस कम हो जाता है. कम हो जाएगा ना, सप्लाई ज्यादा आ गई मार्केट में, होता है या नहीं? जब कोई नई नई चीज आती है हाईली प्राइस्ड होती है, लेकिन जब उसके कॉम्पिटिटर्स सब्स्टिट्यूट्स निकाल देते हैं तो उसके प्राइसेस कम होने लग जाते हैं. Isn't it? ठीक है. So this is again same is the case with the foreign exchange market. ठीक है. अब हम आते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग में. एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज जो अभी नहीं चलता है, जिसमें गवर्नमेंट रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स किया करती थी. दूसरा होता है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज जिसमें मार्केट फोर्सेस रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करते हैं. तीसरा होता है बेटे मैनेज्ड फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है? इट इज द हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये वो सिस्टम है इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट is fixed by the market forces, market forces ही fix करते हैं, and the central bank of the country influences the exchange rate through intervention in foreign exchange market. Rate of exchange is determined by market forces only, but central bank influences the rate of exchange through intervention in foreign exchange market. Intervention in foreign exchange market. So इसीलिए हम इसको कहते हैं managed floating. Floating है, but it is managed by the government. See, this is again the foreign exchange market. मैं दोबारा वही डायग्राम बना रही हूं। ये डॉलर का डिमांड कर्व, ये डॉलर का सप्लाई कर्व, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, ये डॉलर की डिमांड और सप्लाई, ये डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज। लेट अस से इट इज $1 इक्वल टू 80 रुपीज। मार्केट ने जो रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स किया वो क्या फिक्स किया? $1 इक्वल्स 80 रुपीज। ठीक है, दिस इज टू हाई, टू हाई, इजंट इट? ज्यादा है ना, ये रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। अगर आपने बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर टूरिज्म बाहर जाना है, स्टूडेंट्स ने पढ़ने जाना है, तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने, रुपीज की फॉर्म में खर्चने पड़ेंगे टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर जो वो पहले लेते थे। ठीक है, सो हेयर सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स। सेंट्रल बैंक फॉरेन, बेटे वो बाद में लिखा जाएगा, सम्यक सुना नहीं जाएगा बाद में। सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, किसमें इंटरवीन करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करेगा। क्यों करेगा? टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एक्सचेंज। हमारे लोग ना खुश हैं कि डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग चाहते हैं कि डॉलर का रेट कम आए, और इंडियंस की वैसे भी हर जगह लोगों की टेंडेंसी है, दे ब्लेम गवर्नमेंट, दे वांट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ठीक है, नाउ हियर rate of exchange is determined by market forces. Can government influence the demand? गवर्नमेंट आपको कह सकती है आप अपना 1 साल वेस्ट करो, आप इस साल मत जाओ बाहर, आप नहीं जाओगे, टिकट नहीं खरीदोगे, डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। डिमांड कम आएगी तो डॉलर का प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की, है ना, वो डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कैन इट इन्फ्लुएंस दी सप्लाई? सप्लाई से भी तो रेट ऑफ एक्सचेंज इन्फ्लुएंस होता है ना? कर सकता है, वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो सप्लाई बढ़ा भी सकता है, वो सप्लाई कम भी कर सकता है। सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पढ़ा था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में। आरबीआई जो है इंडिया का, इट इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके पास फॉरेन एक्सचेंज का भंडार पड़ा हुआ है। तो अगर वो चाहता है, देखो किसी भी मार्केट में आलू या प्याज है, प्याज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका प्राइस कैसे कम करोगे? गवर्नमेंट क्या करती है? प्याज इंपोर्ट कर लेती है, करती है। उससे क्या होता है? सप्लाई बढ़ जाती है। जिस चीज की सप्लाई बढ़ेगी उसके प्राइसेस कम। यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी? किसकी सप्लाई बढ़ाएगी? डॉलर की सप्लाई बढ़ाएगी, फॉरेन एक्सचेंज की। डॉलर, यहाँ डॉलर की मार्केट है ना, एक एग्जांपल ले ली। कैसे बढ़ाएगी? सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स पड़े हैं, इट विल स्टार्ट सेलिंग इट इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में निकाल देगी। इट विल स्टार्ट सेलिंग ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट।
ओपन मार्केट में जब वो फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगी तो ओपन मार्केट में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. दिस इज न्यू सप्लाई कर्व S1 S1, ये नया सप्लाई कर्व. अब देखो ये डिमांड है, डिमांड को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम. सप्लाई को उसने इन्फ्लुएंस किया. अब इक्विलिब्रियम कहां पर आया, E1 पर. E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज देखो कितना आया, OR1 से $1 इक्वल्स 75 रुपीज. ठीक है, $1 इक्वल्स क्या हो गया, ये रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया. किसने कम किया, सेंट्रल बैंक. कैसे कम किया, थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अगर ये कम होता तो उसको बढ़ाना था, बढ़ाने के लिए क्या करती, खरीद लेती स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेती तो सप्लाई कम हो जाती, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग, इट इज अ सिस्टम वेयर रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द बोलो market forces, but central bank of the country can influence the rate of exchange through intervention in the foreign exchange market. और ये कब इंटरवीन करेगी, ऐसे नहीं यार तीसरे दिन सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकती है, नो, ओनली इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन. डॉलर 50 रुपए का हो गया तो इंटरवीन करेगी, डॉलर 80-90 का हो गया तो इंटरवीन करेगी. जी, डॉलर के प्राइसेस जब कम हो जाएंगे तो बेटे आपकी देखो, डॉलर रह गया $1.70 का आता था, अब $1 आ गया 50 रुपीज का. आप किस व्यू पॉइंट से सोच रहे हो, अच्छा है आप इंपोर्ट के व्यू पॉइंट से सोचते हो. आपको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की जरूरत थी, आपको डॉलर का प्राइस कम हो गया 50 रुपए का, आप इंपोर्ट ज्यादा कर पाओगे. जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर पाओगे आपकी इंपोर्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगी. दूसरा, जब $1 हो गया 70 रुपीज का, 70 का था तो इसकी परचेजिंग पावर 70 थी ना, यानी जो हमसे इंपोर्ट करते थे वो $1 दे के 70 रुपीज की वर्थ हमसे लेते थे. अब वो कितने की वर्थ ले पाएंगे, तो वो इंडिया से अब इंपोर्ट करेंगे. बेटे इतनी कंट्रीज है, वो चाइना में नहीं चले जाएंगे. इंडिया से जब उनको पहले $1 के 70 रुपए के 70 पेन्स मिलते थे, $1 का पेन आता था, तो मैं पेन की इंपोर्टर हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, मुझे $1 वो बेचते थे, मैं मार्केट में $1 लेके जाती थी, $1 का मुझे क्या मिलता था, 70 रुपीज. तो 70 रुपीज के बदले में उनको कितने पेन बेच देती थी, 70. ठीक है, 6 महीने बाद उन्होंने फिर मुझे $1 भेजा, मैं मार्केट में गई, $1 दिया, उसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट कराया, मेरे पास कितने रुपीज आए, अब मैं कितने पेन भेजूंगी, 50. अगली बारी मुझे ऑर्डर ही नहीं मिलना. ठीक है, तो जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, सॉरी, जब डॉलर डेप्रिशिएट और रुपी एप्रिशिएट होता है बेटे, हमारे एक्सपोर्ट सफर करते हैं, तो हमारे बीओपी क्राइसिस आने का खतरा है, क्योंकि एक्सपोर्ट रिसीट्स कम हो गई, इंपोर्ट पेमेंट्स बढ़ गई, फिर वही बीओपी क्राइसिस. इफ यू रिमेंबर, ग्लोबलाइजेशन में हमने एक मेजर किया था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी. डीवैल्यूएशन मतलब डॉलर कितने का था, डॉलर अगर उस टाइम पे 50 का था, हमने डॉलर कितने का कर दिया, 52 का. डॉलर की एप्रिसिएशन, रुपी की
अब इसको डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कहा मैंने, डीवैल्यूएशन क्यों कहा? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस से नहीं हुई थी, ये गवर्नमेंट ने की थी। बात एक ही है, दोनों केसेस में वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर ये वैल्यू अपने आप कम हो जाए मार्केट फोर्सेस के करके, तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रही है, मार्केट फोर्सेस के करके हो रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। कार चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है ऑटोमेटिकली, वो डेप्रिसिएशन है। खुद तोड़ फोड़ के उसकी डेंट डाल दिए वैल्यू कम करने को, तो ये क्या है? डीवैल्यूएशन। ठीक है, वो एक्सट्रीम केसेस में गवर्नमेंट स्टेप उठाती है। तो ये क्यों किया था आपको पता है? बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट रिसीट्स बढ़ जाए, हमारी इंपोर्ट पेमेंट्स कम हो जाए। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। क्लियर है? सो मैनेज्ड फ्लोटिंग का पॉइंट क्लियर हो गया। रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, बट सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एक्सचेंज थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इसके लिए क्या करती है सेंट्रल बैंक? फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करके रखती है, तभी वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। यहां पे उसने ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व निकाल दिया, ठीक है, अगर दूसरी सिचुएशन होती तो वो खरीद लेती, तो उससे सप्लाई कम हो जाती। अगर खरीद लिया सेंट्रल बैंक ने तो ओपन मार्केट में कम हो गया ना रिजर्व, सप्लाई कम हो गई, तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स उसने कौन सा, क्या रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ाना है या रेट ऑफ एक्सचेंज को कम करना है। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। जनरली डर्टी फ्लोटिंग तो कहते हैं अगर विदाउट केयरिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा चेंजेस किए जाते हैं,